आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 2। बाबा दादी से कई बार पहले भी मिल चुकी हूँ मैं। कभी उनको देखा भर था और कभी उनके साथ 1-2 दिन के लिए रहना हुआ था। उतना थोड़ा सा समय तो पहचान के लिए ही काफ़ी नहीं होता, फिर उसको जानना तो कहा ही नहीं जा सकता। अबकी से पहली बार काफ़ी दिनों के लिए एक साथ लग कर रहना हुआ है। 2 हफ्ते से हैं वे लोग। दिन मेरा नीचे अपने ही कमरे में उन लोगों के साथ ही बीतता है। फिर मेरे कपड़ों की अलमारी, किताबें वगैरह सब इसी कमरे में ही तो हैं। दादी मुझसे ना जाने क्या क्या बातें करती रहती हैं, कुछ जग की, कुछ घर की, कुछ मन की भी। मेरी भी आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए सारा समय घर में ही रहती हूँ मैं। मुझे उन दोनों के साथ बैठना और दादी से बात करना अच्छा लगता है। बाबा जब बोलते हैं तब उनके स्वर में फूफा और दिनेश चाचा के लिए, उनकी सफलता और उपलब्धियों के लिए गर्व झलकता है। पर दादी की बातों से दोनों के लिए आक्रोश, उनकी हताशा और उनके व उनकी पत्नियों के लिए क्रोध भी साफ समझ में आने लगता है। क्या बुआ के प्रति मेरा अलगाव पढ़ पाती हैं वे, जो मुझसे कुछ भी कह लेती हैं? पर दादी तो मुझसे ही क्या, जाने अनजाने अपने मन की पीड़ा दीना से भी बांट लेती हैं। क्या किसी के भी सामने वो अपनी ज़िंदगी की पराजय के बोझ को हल्का भर करना चाहती हैं? वैसे भी अपनी ही संतान के सामने हाथ फैलाए बैठी स्त्री क्यों तो संतान का सम्मान ढकेगी और क्या करके अपने मान की रक्षा करना चाहेंगी। पर बाबा कभी तो ऐसी बात नहीं करते, शायद दादी से भी नहीं। जब भी वे कोई ऐसी बात कहती हैं तो वे उन दोनों का पक्ष ही लेते हैं। क्या वे अपने 2 बड़े बेटों की सफलता में अपना गौरव ढूंढते हैं? फूफा मेडिकल कॉलेज जाने से पहले बाबा को दवा के बारे में कुछ बताने को आए थे। जाते हुए फूफा को वो पीछे से देखती रही थीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ। वे बहुत फीका सा हंसी थीं। पता ही नहीं चला कि कब हम बूढ़े हो गए और बच्चे जवान भी क्या, वे भी अब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बाप बन गए। फूफा की तरफ देखती उनकी उदास आंखों में प्यार नहीं, अलगाव है। लगता है जैसे कल की बात है जब ये बच्चे छोटे छोटे से थे। दोनों भाई, ये सुरेश और दिनेश, एक ही स्कूल में जाते थे। बहुत प्यार था दोनों में। अपने लाला को भी बहुत प्यार करते थे, एकदम भगवान मानते थे उन्हें। वे फीका सा हंसी थी। खैर, प्यार तो तब हमें भी करते ही थे। वे अचानक चुप हो गई थीं और मुझे लगा था शायद उनकी आंखों में नमी है। थोड़ी देर बाद फिर बोली थीं तो उनकी आवाज़ से अकेलापन झांकने लगा था। सो दोनों भाइयों में तो आज भी प्यार है ही। पता नहीं क्यों हम बूढ़े बुढ़िया और हमारा बेचारा किशन अकेले छूट गए। वे बड़ी देर तक दूर ड्राइंग रूम में मैगजीन पलटते किशन चाचा की तरफ देखती रही थी। किशन बेचारे की तो औकात ही क्या है, उससे तो ये लोग जब बोलते हैं तब टेढ़ा ही बोलते हैं। वे ही क्या, उनकी बीवियां भी। सुरेश तो फिर भी कुछ कहो तो सुन लेते हैं, इलाज के लिए उनके पास ही भागे आते हैं। मास्टर जी कुछ मांगे भी तो थोड़ा बहुत कर भी देते हैं। मीठा नहीं बोलते तो कड़वा भी नहीं बोलते। पर दिनेश, उससे जब भी मिलना होता है तो हम रोती ही रहती हैं बिटिया। दादी की आंखों से इस समय भी पानी तैरने लगा था और उनके चेहरे पर क्रोध दिखने लगा था। बुआ ऊपर से पर्स लेकर उतरी थीं। वे शायद कहीं जा रही थीं। दादी के बगल में खड़े होकर उन्होंने पर्स खोला था। उसमें से नोटों की एक कट्टी निकाली थी। उसे घुमा फिराकर चारों तरफ से देखा था, फिर दीना को पुकारा था और बंद गड्डी उसे पकड़ा दी थी। इसे खोल लाओ। उसके लौट के आने तक वे वैसे ही चुपचाप खड़ी रही थीं। कुछ ही क्षणों में दीना हाथ में नोटों को पकड़े हुए लौट आए थे। बुआ ने 100-100 के कुछ नोट गिने थे और दादी की तरफ बढ़ाए थे। ये 3000 रुपये हैं, लाला ने इनसे गेहूं भरने के लिए मांगे थे। दादी ने हाथ बढ़ाकर नोट पकड़ लिए थे। वे नीचे की तरफ देख रही थीं, वैसे ही नीचे गर्दन डाले रही थीं। उदास चेहरे पर कोई भाव नहीं। गिन लीजिए, बुआ ने कहा था। ठीक है। दादी वैसे ही निश्चल बैठी रही थी। बुआ ने बाकी नोट पर्स में डाले थे, ड्राइवर को पुकारा था और बाहर चली गई थी। वे कुछ क्षण जाती हुई बुआ की तरफ देखती रही थीं, फिर उन्होंने बाबा की तरफ देखा था। उनके चेहरे पर आहत भाव है। सुरेश से मांगे थे तो अपने हाथों से ही देकर नहीं जा सकते थे वे, जो बहू के हाथों से भीख दिलवाते हैं हमें।
उनके स्वर में क्रोध है। बाबा ने सहलाती सी मुद्रा से उनकी तरफ देखा था। बेकारी सोचकर कुढ़ती हो और अपने आप को दुखी करती हो। सभी घरों में पैसे का हिसाब औरतें ही तो रखती हैं ना, हमारे घर में तुम करती थी। हम? दादी ने दुखी स्वर में पूछा था। हमने नोटों की ऐसी मोटी मोटी गड्डियाँ देखी भी थीं कभी? बाबा के चेहरे पर खिसियाहट है। दादी की तरफ से करवट बदलकर वे पलंग पर सीधे हो गए थे, एक टक छत की तरफ देखते हुए। मुझे उन पर तरस आया था। लगा था दादी ने उनसे ऐसा ना कहा होता। अपने ही बेटे से अपने अनाज के लिए पैसा मांगने में उन्हें क्या कम तकलीफ़ हुई होगी, पर दादी की पीड़ा भी समझ पा रही हूँ मैं। उन दोनों की तकलीफ़ महसूस करती हुई चुप हूँ मैं। वैसे भी भला मैं कह ही क्या सकती हूँ। खुश होकर देता है सुरेश, आज तक उसने कभी मना नहीं किया। बाबा ने कांपती हुई अस्पष्ट आवाज़ में कहा था, जैसे अम्मा को समझा बहला रहे हों। वे बैठी रही थी पहले की ही तरह, अपना चेहरा नीचे डाले हुए। खुश होकर देता होता तो मांगने की ज़रूरत न पड़ती। अरे बच्चे हैं, खुद ख्याल नहीं आता, पर कभी मना भी तो नहीं करता। अपनी ही तो औलाद है, उससे मांगने में कैसी शर्म। बाबा की कांपती हुई बेहद कमज़ोर आवाज़। हमारी तो वही शर्म है कि अपनी औलाद से भी मांगना पड़ रहा है। दिखलाई नहीं पड़ता कि किस हाल में रह रहे हैं माँ बाप। दादी बड़बड़ाई थी। 50 साल के हो गए, अभी बच्चे ही हैं। अंत तक आते उनकी आवाज़ रोने से भी अधिक करुण लगने लगी थी। मत सोचा कर ज़्यादा, बाबा ने धीरे से कहा था। दूर बैठे मुझे लगा था कि उनकी आँख से पानी की एक धार नीचे की तरफ गिरने लगी थी। हो सकता है मुझे भ्रम ही हुआ हो। मुझे वहाँ बैठे रहना भारी लगने लगा था, पर एकदम से उठते हुए भी अजीब सा लगा था, सो बैठी रही थी। थोड़ी देर में बाबा के धीमे खर्राटों की आवाज़ आने लगी थी। वे ऐसे ही कभी भी किसी भी समय अचानक सो जाते हैं, शायद दवाओं के कारण या शायद बहुत अधिक कमजोरी के कारण। दादी वैसी ही बैठी हैं, नोट हाथ में लिए हुए। कभी कभी दद्दा की बहुत याद आती है। उन्होंने पता नहीं किससे कहा था ये वाक्य। बाबा सो रहे हैं और मैं किताब पढ़ रही हूँ। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। अचानक मेरी निगाह उनसे मिली थी। मुझे लगा था कि मेरा उनसे कुछ बोलना ज़रूरी है, इसलिए पूछा था, दद्दा कौन है दादी? हमारे बड़े भाई हैं बेटा। उन्होंने मेरी तरफ देखा था और चुप हो गई थी, जैसे कुछ सोच रही हों। वे धीमे से मुस्कुराई थीं, बेहद खिसियाहट के साथ। सालों पहले एक बार हमारे घर आए थे। मास्टर साहब स्कूल से आते ही उल्टा सीधा खाना खाकर ट्यूशन के लिए भागते और हम सारा सारा दिन अड़ोस पड़ोस के पेटीकोट ब्लाउज सिलती रहती। उन दिनों हम दोनों को किसी और चीज़ का होश ही कहाँ था। बस एक नशा था, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का। तब लगता था अपनी सारी ज़िंदगी के सपने बच्चे पूरे करेंगे। वे दोनों 2-3 दिन तक हम दोनों की भागदौड़ देखते रहे थे। जाने से एक दिन पहले तसल्ली से बैठे बातें करने लगे थे। कहने लगे, बच्चों के लिए तो सभी माँ बाप करते हैं, पर लली अपना बुढ़ापा बिगाड़ कर मत करो, अपनी तंदुरुस्ती मत बिगाड़ो और पूरी तरह से जेब भी खाली मत करो। ऐसा रहे कि बुढ़ापे में देने वाली स्थिति में रहो, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी संतान से भी मांगना पड़े तो इंसान हेठा हो जाता है, उसकी इज्जत जाती है। उनकी आवाज़ रोने से भी अधिक करुण लगने लगी थी। तब भाई की बात कहाँ सुनी थी हम दोनों ने, समझी भी नहीं थी। अपने को सही और उनको गलत समझते रहे हम। वे फिर खिसियाया सा मुस्कुराई थी। मैं चुप हूँ। वैसे भी मैं कह ही क्या सकती हूँ, पर ध्यान आता है कि बुआ को न जाने कितनी बार बड़े अभिमान से कहते सुना है कि हमारे ये तो पूरी तरह से सेल्फ मेड हैं। लाला अम्मा को उनके लिए कभी कुछ करना थोड़ी पड़ा है, हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही है। मुझे लगता है कि क्या फूफा ने बुआ को कभी नहीं बताया कि अम्मा ने पास पड़ोस की सिलाई करके और लाला ने रात दिन ट्यूशन करके बुआ के मेडिकल कॉलेज और दिनेश चाचा के इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा पूरा किया था। कहीं स्कॉलरशिप से भी पढ़ाई के खर्चे पूरे पड़ा करते हैं, पर बुआ ने तो उन दोनों को पला पलाया बना बनाया ही देखा था, सो उनके लिए तो वे सेल्फ मेड हैं ही। और फूफा कैसे इंसान हैं, क्या मन में भी उन दोनों के प्रति आभार महसूस नहीं कर सकते जो इस तरह से उन दोनों के प्यार और त्याग का अपमान करते हैं? दादी के चेहरे पर पीड़ा थी, एक पराजित सा पस्त भाव। वे खिसियाया सा मुस्कुराई थीं और धीरे से बोली थीं, जैसे अपने आप से बातें कर रही हूँ। उन लोगों के जाने के बाद अजीब लगता रहा था,
कैसे लोग हैं ये, अपना बुढ़ापा सुधार रहे हैं और नंदन को 12वीं पास कराकर क्लर्की करा दी। अच्छा भला पढ़ने में तेज बच्चा उसकी तरक्की ही रोक दी। दादी काफ़ी देर के लिए फिर से चुप हो गई थी। उन्होंने उदास नज़रों से मेरी तरफ देखा था, जैसे सफाई दे रही हूँ। भाई भौजाई आज भी गलत ही लगते हैं बिटिया, पर फिर भी अपने को ही सही कहाँ मान पाती हैं हम। सच ही तो कहा था उन्होंने, अपनी ही संतान के सामने हाथ फैलाए बैठना अच्छा लगता है क्या? आज लगता है हाथ फैलाए बैठे हैं फिर भी खाली हाथ। तब लगने लगता है कि शायद भाई भौजाई ही ज़्यादा समझदार थे। आज उनके अपने पास पैसा है, बच्चों को देने की ही स्थिति में है, कम से कम उनसे मांगना तो नहीं पड़ता है। फिर बेटा क्लर्क है तो क्या, बेटा बहू मान सम्मान तो करते हैं। पूरा घर उनकी इच्छा आदेश से चलता है। बच्चे इतने ऊंचे उठ जाएं कि माता पिता को हिकारत से देखने लगें, तब कोई क्या करे। दादी ने धीमे से आंखें पोंछी थीं। हम कहाँ गलत हो गई समझ ही नहीं पाती। वैसे भी इस उम्र में सही गलत का हिसाब लगाकर क्या करेंगी। बस किशन को देखती हैं तो कलेजा मुँह को आने लगता है। तब सोचा था कि बड़े भाई लायक बन जाएं तो छोटे के लिए खुद ही रास्ता निकालेंगे। 2 लायक बड़े भाइयों के बीच में एक भाई, उसे क्या कमी रहेगी भला। पर दादी सूखा सा मुस्कुराई थी। बेचारा किशन भाइयों के यहाँ आता है तो सारे समय खिसियाया सा इधर उधर करता रहता है, कोई उससे सीधे मुँह बात भी तो नहीं करता। दादी क्षण भर के लिए झिझकी थी, उनकी आवाज़ भर्राने लगी थी। आज बहुएं कहती हैं कि किशन किसी लायक नहीं निकले। उनके पास समय पर देने की फीस, पढ़ने के लिए पूरी किताबें भी होती थीं कभी कि लायक ही निकल जाते। उसके समय तक मास्टर साहब बीमार हो गए, हमें आंखों से कम दिखने लग गया। उनकी आंखों में फिर से पानी भरने लगा था। मेरे मन में न जाने कितना कुछ घुमड़ता रहता है। क्या 2 लोगों के बीच हैसियतों में अंतर आ जाने पर दिलों में और रिश्तों में अंतर आ जाता है? हैसियत कम हो जाने पर क्या अपने माँ बाप भी दूर हो सकते हैं? 3 दिन बाद मैं 11 बजे से कुछ पहले ही चंद्रा सहाय डिग्री कॉलेज पहुँच गई थी। समय पर कमरे से बाहर खड़े चपरासी को मैंने अपने नाम की पर्ची दे दी थी। शीघ्र ही मुझे अंदर से बुला लिया गया था। प्रिंसिपल की कुर्सी के बगल की कुर्सी पर एक स्वस्थ से गौर वर्ण के सज्जन बैठे हैं। चेहरे पर रौब और भेदती हुई गहरी निगाहें। मैंने अपने आप को संयत करने की कोशिश की थी। पता नहीं क्यों लगने लगा था जैसे मेरी आंखें पसीजने लगी हों। मैंने अपने आप को समझाया था, ऐसा निरीह महसूस करने की तो कोई बात नहीं। नौकरी नहीं भी लगी तो मेरा कुछ खो तो नहीं रहा। कुछ नहीं तो इंटरव्यू देने का अनुभव ही सही। मेरे जीवन का पहला साक्षात्कार। उन्होंने मुझे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। मैं थैंक यू सर कहकर बैठ गई थी। वो अपने सामने रखे मेरे फाइल में उलझे रहे थे। बारी बारी में ध्यान से एक एक सर्टिफिकेट देखा था। बीच बीच में बिना कुछ बोले धीरे से मुस्कुरा देते। मुझे लगा था वे माहौल को सहज होने का संकेत दे रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने निगाह उठाई थी, खुलकर मुस्कुराए थे और उसी गहरी निगाह से देखा था। एजुकेशन तो तुम्हारी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हुई है। मैं चुप रही थी। मैंने मनी मन आंटी का आभार माना था। ऑल थ्रू बाहर पढ़ने के बाद एमए लखनऊ से क्यों? जी मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैंने जैसे सफाई दी थी, जैसे मेरे स्वर में क्षमा याचना हो। नहीं, इट्स ओके, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वे मेरे कागज़ उलटते पलटते रहे थे। गुड। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा था। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रही हो, डिबेट में स्टेट लेवल के इनाम जीते हैं। वे बातें मुझसे कर रहे हैं किंतु हर वाक्य पर डॉक्टर मिस दीपा वर्मा की तरफ देख रहे हैं। जी। वेलहम में काफ़ी साल रही हैं आप। क्या आपके फादर पोस्टेड रहे हैं वहाँ? जी नहीं, मैं हॉस्टल में रही थी वहाँ। बचपन से ही हॉस्टल में रही हो? उन्होंने मेरे ऊपर सवाल करती हुई निगाह टिका दी थी। बाय द वे, व्हाट डज योर फादर डू? मैं क्षण भर को चुप रह गई थी। मुझे किसी ने बताया था वहाँ या तो बहुत बड़े, बहुत अमीर, नामी गिरामी घराने वालों को नौकरी मिलती है या बहुत खूबसूरत लोगों को। मुझे अचानक वही बात याद आई थी। मैं उनकी गहरी पढ़ती सी निगाह के तले अचानक असहज महसूस करने लगी थी। जी, उनकी डेथ बहुत साल पहले हो चुकी है। मैं तब केवल 4 साल की थी। मेरी आवाज़ मेरी कोशिश के बावजूद कांप गई थी। आई एम सॉरी, उनके मुंह से तुरंत निकला था। प्रिंसिपल मैडम भी संवेदना में कुछ बुदबुदाई थी।
आपकी मदर वर्किंग है? लगा था वह मेरे बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक हैं। जी नहीं, उनकी डेथ को 11 साल हो चुके हैं। और मैं एकदम चुप हो गई थी। कमरे में कुछ क्षण को जैसे सन्नाटा भर गया था। दोनों लोगों ने बहुत अपनेपन से अफसोस जताया था। लगा था वे कुछ और पूछना चाहते हैं। उन्होंने मुंह खोला था, पर फिर खुद सोचकर एकदम चुप हो गए थे। फिर उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखा था। लगा था जैसे निगाहों में कुछ बात की हो। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा था। फिर उन्होंने दोबारा प्रिंसिपल की तरफ देखा था, फिर मेरी तरफ, और बहुत ही सहजता से मुस्कुराए थे। सो अंबिका, यू आर अपॉइंटेड। परसों मंडे है। उन्होंने सामने टंगे कैलेंडर पर निगाह डाली थी। अगले मंडे पहली है, अगले मंडे से आ जाइए। मैं जैसे एकदम स्तब्ध रह गई थी, जैसे समझ ही न आ रहा हो कि इतनी खुशी के मौके पर मुझे कैसी खुशी महसूस करना चाहिए। थैंक यू सर कहने में मुझे कुछ क्षण को विलंब हुआ था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया था, नौकरी शुरू होने में पूरे 9 दिन बाकी हैं। ओह हाँ, आप ऑल थ्रू इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं, हिंदी में पढ़ा सकेंगी? उन्होंने शंका भरी निगाह से मेरी तरफ देखा था। हमारे यहाँ टीचिंग का माध्यम हिंदी है। जी जी, बहुत अच्छी तरह से, मैंने आत्मविश्वास से कहा था। हाँ, वन थिंग मोर। वे कुछ क्षण को झिझके थे। ये 4 महीने की वैकेंसी है। वैसे तो सुना है डॉक्टर रिजवी का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, पर हाल फिलहाल वो छुट्टी लेकर गई हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, इसलिए टेक्निकली तो इसे लीव वैकेंसी ही कहा जा सकता है। उन्होंने जैसे सफाई सी दी थी। यस सर, मैंने धीरे से कहा था। नो नीड टू फील बैड। उन्होंने मेरे चेहरे पर न जाने क्या पढ़ा था कि मुझे बहलाते हुए से हंसे थे। आप मन लगाकर काम करिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। यस सर। ये तुम्हारी प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बगल की कुर्सी की तरफ इशारा किया था। इनका नाम डॉक्टर मिस दीपा वर्मा है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम शशिकांत भटनागर है। आई होप यू विल एंजॉय वर्किंग हियर। कोई परेशानी हो तो दीपा के पास बेझिझक जा सकती हो। शी इज़ लाइक एल्डर सिस्टर टू यू, अ मदर फिगर टू हर टीचर्स। यस सर। मेरा मन भर आया था। नौकरी में इस सद्भाव और अपनेपन की तो मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं की थी। मैं बहुत खुश हूँ शशि भाई। बहुत अच्छा नया स्टाफ आ रहा है हमारे पास। फ्रॉम हर फेस आई कैन टेल यू दैट शी विल बी एन एसेट टू अस। वे मेरी तरफ देखकर बहुत अपनेपन से हंसी थी। मुझे तो इन ताज़ा ताज़ा चेहरों से ज़िंदगी मिलती है। ऑल द टाइम आई फील फ्रेश एंड यंग। मिस वर्मा की वो निश्चल सी हंसी और उत्तेजित सा स्वागत। लगा था जैसे वो कमरा अपनेपन की गंध से महकने लग गया हो। मेरे लिए वो एकदम अनहोना सा एहसास था। बाहर निकलकर आई थी तो लगा था जैसे ज़िंदगी बदल गई हो, एकदम अपनी सी, अपने हाथों में, अपनी मनचाही। इस सच से ऊंचा सपना तो मैंने अपने लिए देखा ही नहीं था। चारों तरफ निगाह घुमाई थी तो सब कुछ धुला धुला लगने लगा था, एकदम साफ और सुथरा। यश बाहर गए हुए हैं, वो 1-2 दिन बाद लौटेंगे। इस समय यश का शहर में ना होना खल गया था मुझे। मैं ये खुशी सबसे पहले यश के साथ बांटना चाहती थी, पर मेरे पास उनका कोई संपर्क नंबर भी तो नहीं। शायद यश स्वयं करें फ़ोन, पर क्यों करेंगे? ऐसे कभी तो नहीं करते। मैं स्वयं भी तो नहीं चाहती कभी। फिर बुआ की वो पढ़ती हुई निगाहें बेवजह। मेरे हाथ में मिठाई के 2 डिब्बे देखकर बुआ ने प्रश्न भरी निगाह से देखा था। इतनी बड़ी खुशी बुआ को कितना खुश होकर बताऊं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी नौकरी लगने की बात वो भी डिग्री सेक्शन में सुनकर बुआ खुश हो गई थी। वो एकदम से चहकने लगी थी। बड़ी देर तक चंद्रा सहाय डिग्री कॉलेज और शहर के अन्य विद्यालयों के बारे में बात होती रही थी। तभी बातों के बीच जैसे अचानक बुआ को कुछ याद आया हो। पर अंबिका, बुआ कुछ क्षण को झिझकी थी, वहाँ हॉस्टल तो नहीं है ना? बुआ ने अर्थ भरी निगाह से फूफा की तरफ देखा था और फूफा ने बुआ की तरफ। लगा था उन दोनों के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी है। नहीं बुआ, वहाँ हॉस्टल तो नहीं है, पर मुझे लगा था जैसे मैं सफाई दे रही हूँ, पर उसके लिए मैंने सोच लिया है। क्या? बुआ ने फ़ौरन पूछा था। मैं क्षण भर को अचकचाई थी। मैंने फूफा की तरफ देखा था, फिर बुआ की तरफ। मैं आपसे थोड़ी देर बाद इस बारे में तसल्ली से बात करूँगी। बुआ के चेहरे पर उलझन बनी रही थी।
अपने घर का एक हिस्सा खाली कराकर उसमें अकेले रहना चाहती हूँ। ये सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के एकदम से कहने का साहस नहीं हुआ था। फिर अपनी उस इच्छा की घोषणा अपने किसी निजी निर्णय की तरह मैं कर भी नहीं सकती थी। वो बात मुझे बहुत सोचकर बहुत व्यवस्थित ढंग से बुआ और आंटी के सामने रखनी है, पर कैसे ये मैं नहीं समझ पा रही थी। सोचा आंटी को नौकरी लगने की सूचना दे दूं, पर दोपहर के 3 बज रहे हैं, उन्हें शाम को ही फ़ोन करूंगी। फूफा अस्पताल चले गए थे, मैं अंदर कमरे में आ गई थी। मैंने चारों तरफ के पर्दे खींच दिए थे और लेट गई थी। इंटरव्यू के तनाव में पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई थी। लग रहा है कि आंखों में नींद भरी है, पर मैं लेटे लेटे करवटें बदलने लगी थी। बहुत कोशिश करने पर भी नींद का नामो निशान तक नहीं। लगता रहा था कि आज तो मुझे बहुत खुश, बहुत भार मुक्त महसूस करना चाहिए, पर पता नहीं मन पर एक ऐसा भारीपन है। तब बहुत उलझन लगती है जब अपना मन अपने आप को ही ना समझ पाए। कुछ ही देर बाद बुआ भी आ गई थी। वो मेरे पलंग के पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। उनके मना करने पर भी मैं उठकर पलंग के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई थी। वे कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही थीं, फिर अचानक ही रोने लगी थी। शायद हॉस्टल के प्रश्न पर उन्होंने मेरी आंखों में कुछ पढ़ा हो, या शायद उनके मन ने स्वयं उन्हें कचोटा हो कि हॉस्टल की बात उठाकर उन्होंने मुझसे घर छोड़ने के लिए कहा है, या जो भी हो। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे और वे आंखों पर पल्ला रखकर जल्दी जल्दी पोंछने लगी थी। बुआ के व्यक्तित्व के जो बहुत से फ्रेम मेरे मन पर अंकित रहे हैं, उसमें उनकी एक ये छवि भी है। उन्हें कहीं भी कभी भी किसी बड़ी ही नहीं, बहुत छोटी सी बात पर इस तरह रोते मैंने न जाने कितनी बार देखा है। हंसते हंसते एकदम रोने लगना और रोने के कुछ क्षण बाद ही ठहाके लगाकर हंसने लगना। शाम को मैंने आंटी को फ़ोन किया था, अपनी नौकरी लगने की बात बताई थी। आंटी ने आश्चर्य से दोहराया था, चंद्रा साहेब कॉलेज के डिग्री सेक्शन में? जी आंटी। उनकी आवाज़ में खुशी झलकने लगी थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। उनकी खुशी, उनके उद्गार एकदम सच्चे और स्वाभाविक लगे थे। आपके कारण आंटी। मैंने भी सच्चे मन से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया था। आज मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि एजुकेशन एकेडमी के प्रबंधक को सबसे अधिक मेरी अच्छी स्कूलिंग ने प्रभावित किया था। क्यों बेटा? उनके स्वर में उलझन है। मैंने क्या किया? नहीं आंटी, आपने मुझे इतनी अच्छी जगहों पर न पढ़ाया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन वहाँ ना होता। नहीं अंबिका, वो तुम्हारी मेहनत है। तुम अच्छे नंबर ना लाती तो मैं भला क्या कर पाती। वीना तुम्हें पहले से लॉरेटो में पढ़ा रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें वेलहम कैसे भेज पाती। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा पैसा तुम्हारी माँ छोड़ कर गई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने निश्चल भाव से जवाब दिया था, मैंने तो बस वीना की इच्छा को पूरा किया है और तुमने सही ढंग से साथ दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। फिर भी आंटी, फिर भी सब आपने मैनेज किया ना। हो सकता है कि दूसरा ऐसा ना करता, उतने अच्छे स्कूलों में भेजने की बात सोच भी ना पाता। मैंने अपना आभार एक बार फिर से दोहराया था। सच बात यह है कि सुबह से तरह तरह से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है कि आंटी ने जो स्कूलिंग मेरी करा दी उसका मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। मुझे लगा था माँ ने आंटी को मेरा गार्जियन बनाने का ये निर्णय बहुत सोच कर लिया था और बहुत सही सोचा था। मुझे याद है बाद में एक बार बुआ बड़बड़ाई थी। वे फूफा से बात कर रही थी, थोड़ा सा पैसा है, पढ़ाई पे इतना खर्च करने से मतलब? पैसे वाले लोगों के नखरे हैं ये। लखनऊ के तमाम स्कूलों में भी हॉस्टल हैं। पर तब तक मुझे वेलहम में 2 साल पूरे हो चुके थे और मैं वहाँ अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी थी। शायद बुआ की आंटी से बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ी थी और शायद उन्हें यह भी लगा हो कि छोटी सी बच्ची लखनऊ आकर कहीं पूरी तरह से उनकी जिम्मेवारी न बन जाए। एनीवे अंबिका, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीव्ड महसूस कर रही हूँ। आत्मा अगर होती होगी तो आज वीना भी बहुत रिलीव्ड होगी। अब मैं तुम्हारे भविष्य की तरफ से एकदम निश्चिंत हूँ। ये तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है। इट्स जस्ट अ बिगनिंग। बहुत आगे बढ़ोगी तुम। आंटी ने कहा। तब मुझे लगा था कि सच में अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मेरा मन कुछ क्षणों के लिए जैसे सपने देखने लगा था। सही तो कह रही हैं आंटी, अभी तो शुरुआत की है, आगे कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। बस आगे के वे रास्ते खोजने हैं, उनके लिए कोशिश करनी है। उस दिन क्या पता था
कि चंद्रा साहिब डिग्री कॉलेज में मिला संतोष, परिवार जैसी मित्र मंडली, वहाँ के माहौल से मिला अपनेपन का अतुलनीय आनंद मुझे निकम्मा बना देगा, जिंदगी में कुछ और कर पाने की कामना को ही मिटा देगा। इस विद्यालय के बाहर जिंदगी में कुछ भी नहीं दिखेगा। जब आँख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, वो तो जिंदगी में बहुत बात की बात है। आंटी के घर आजकल मेहमान आए हुए हैं। लखनऊ में किसी रिश्तेदार के घर शादी है, सो आंटी के भाई बहन उनके घर ही ठहरे हुए हैं। 3 दिन बाद आंटी के घर जाने की बात तय हुई। 10 बजे के करीब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, पीएचडी का फॉर्म लेना है। अगर बुआ और आंटी मेरे अलग रहने की बात पर राजी नहीं हुई तो मुझे रिसर्च तो ज्वाइन करनी ही होगी। टीचिंग के साथ वो बोझा मैं कैसे संभाल सकूंगी पता नहीं। दिमाग में ये भी आ रहा है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में एमए का फॉर्म भर दूँ, उसमें से कुछ भी नहीं करूँगी तो भी चल जाएगा। मैंने बुआ को बताया था और चली गई थी। लौटते समय हजरतगंज के 1-2 काम भी करने हैं। बुआ ने चौधरी से रसगुल्ले लाने के लिए कहा था। लौटने तक करीब 3 बज गए थे। रिक्शे से उतरकर गेट खोलकर अंदर घुसी थी तो बाहर से ही काफ़ी रौनक लग रही थी। फूफा की दोनों गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, एक पोर्टिको के अंदर, दूसरी बाहर। इसका मतलब है फूफा इस समय घर पर ही हैं। आज दिन भर बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी रही है। इस समय अचानक गरज के साथ बादल घिरने लगे थे। मौसम खुशगवार हो गया था। मैं पीछे के टेरेस पर बाहर निकल आई थी और रेलिंग पर आकर खड़ी हो गई थी। गैराज की नीची सी छत के पीछे का वो छोटा सा एनक्लोजर साफ दिखलाई दे रहा है। यहाँ बुआ के घर का फालतू सामान पड़ा रहता है। कबाड़ जिसे कबाड़ी को देना होता है, या घर की ऐसी चीज़ें जो बुआ की निगाहों को खटकती रहती हैं, पर बुआ जिन्हें किसी कारण से फेंक नहीं पाती। मेरी निगाह उस राइटिंग चेयर पर अटक गई थी। ये तो नीचे वाले कमरे में रखी थी। श्रेया के बचपन की कुर्सी है, मेज के हिसाब से काफ़ी छोटी और थोड़ी हिलती डुलती हुई, जर्जर सी। लगता है आज बुआ ने उसे कमरे से हटा दिया है। बाबा जी पलंग से उठने पर उसी पर बैठे रहते थे। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई थी। हम लोग आंटी के घर पहुँचे थे तो यश बाहर ही मिल गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही लौटे थे। मेरी नौकरी लगने की खबर उन्हें मिल चुकी थी और बहुत ज़्यादा प्रसन्न मिले थे। अरे अंबिका, तुमने तो कमाल कर दिया, एकदम मज़ा आ गया। तुम ना आ रही होती यहाँ तो अभी सीधे तुम्हारे घर मिठाई खाने पहुँचता। मैंने मिठाई का डिब्बा यश के सामने बढ़ा दिया था। यश ने डिब्बा पकड़ने को हाथ बढ़ाया था कि उससे पहले ही डिब्बा मैंने आंटी की तरफ बढ़ा दिया था। सब लोग हंसते रहे थे और हंसते हुए ही सब एक साथ अंदर पहुँचे थे। आंटी सबको सीधे चाय की मेज़ की तरफ ले गई थी। बहुत देर से हम तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। आंटी ने तो छोटी मोटी पार्टी का ही प्रबंध कर रखा था। मेज पर सजे लंबे चौड़े आयोजन की तरफ सबका ध्यान एक साथ गया था। आंटी हंसी थी। सेलिब्रेशन टी। उन्होंने पाइनएप्पल पेस्ट्री की प्लेट सबसे पहले मेरी तरफ बढ़ाई थी। अंबिका, आज की गेस्ट ऑफ ऑनर तुम हो, लो सबसे पहले तुम। मुझे अच्छा लगा था। मेरा मन भावुक होने लगता है। मैंने प्लेट आंटी के हाथों से ले ली थी। अचानक दीना की याद आई थी। अभी कुछ समय पहले मेरे पास होने की खुशी में उसका चाव से डिनर बनाना और मेज लगाना याद आया था। क्षण भर को मेरे हाथ ठहरे थे। फिर मैंने प्लेट आंटी की तरफ बढ़ा दी थी। प्लेट से एक पेस्ट्री उठाकर उन्होंने मेरी प्लेट में रख दी थी और प्लेट को मेज पर रखकर उन्होंने बुआ की तरफ देखा था। उमा, तुम लोग। बड़ी देर तक अलग अलग प्रसंग में चंद्रा साहिब डिग्री कॉलेज की बात होती रही थी। तभी बुआ ने वहाँ हॉस्टल ना होने की बात कही थी। मैं जानती थी कि वे विशेष तौर से बात करने के लिए ही यहाँ आई हैं। मैं कब से इस क्षण का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। कब से ये क्षण आतंक सा मेरे मन पर बैठा हुआ है, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब और कैसे अपने घर का एक हिस्सा खाली कराकर उस पर रहने की बात कह दी थी। यश के मुंह से फ़ौरन निकला था, अरे अकेले कैसे रह सकती हो तुम? यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लो, हॉस्टल मिल जाएगा। मैं रुआसी सी हो गई थी। यश, डॉक्टर अवस्थी बहुत सख्त टीचर हैं। केवल कमरा पाने के लिए मैं रिसर्च ज्वाइन नहीं कर सकती। वे काम चाहेंगे और टीचिंग के साथ 1-2 साल में रिसर्च की मेहनत करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा ना हो जाए कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न पढ़ सकूं न पढ़ा सकूं, फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। दोनों दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। अंबिका ठीक कह रही है, आंटी ने सहमति जताई थी।
अभी उसे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने लेक्चर्स पर मेहनत करनी होगी। डिग्री क्लासेस पढ़ाना कोई खेल नहीं है। इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। यश चुप हो गए थे, किंतु उलझे से लगते रहे थे। आंटी की बात से सहमति जताते हुए बुआ ने अपनी बात कही थी, अंबिका के लिए YWCA सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। पर आंटी, वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन ही रहते हैं और शायद वहाँ रहने के लिए उनका मेंबर होना भी ज़रूरी है, यश ने शंका जताई थी। बुआ ने यश की तरफ देखा था। नहीं, ईसाई होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसकी बड़ी मामूली सी फीस है और बड़ा आसान सा तरीका है। उनके हॉस्टल में बहुत सी हिंदू लड़कियां रहती हैं। फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बुआ शायद सब कुछ पता लगा चुकी हैं। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे। नहीं बुआ, मेरा अब हॉस्टल में रहने का मन नहीं है। हॉस्टल का खाना, वहाँ का रूटीन, वहाँ के नियम कायदे, मैं हॉस्टल में रहते रहते थक चुकी हूँ। मेरी आवाज़ रुंधने लगी थी। अब मैं घर में रहना चाहती हूँ। मुझे अचानक लगा था कि बुआ मेरी बात का गलत अर्थ ना समझ लें, कहीं ये ना समझें कि मैं उनके घर में रहने की बात कह रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी बात स्पष्ट की थी। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ बुआ, अपनी तरह से। माँ के घर का एक पोर्शन खाली कराकर उसमें रहना चाहती हूँ। बुआ ने तेज़ निगाहों से मेरी तरफ देखा था। ये क्या बात हुई अंबिका? वाह भाई, तुमने तो हमारा और आंटी का सारा बरसों का करा धरा सब समेट दिया। तुम्हारे पास क्या कोई घर है ही नहीं? क्या घर में नहीं रहती हो कभी? हमारा घर, आंटी का घर, मामा चाचा का घर भूल भी जाओ तब भी 2 घर तो लखनऊ में ही हैं और वहाँ रहती भी हो ही। मैं समझ नहीं पाई थी कि बुआ की बात का क्या जवाब दूँ, अपनी बात उन लोगों को कैसे समझाऊँ। आंटी मेरी तरफ ध्यान से देखती रही थीं। उन्होंने बहुत अपनेपन से मेज़ पर रखी मेरी मुट्ठी के ऊपर अपना हाथ रख दिया था। उसे धीमे से थपथपाया था। अंबिका इज़ राइट। उमा, गलत कहाँ कह रही है वो? हम लोगों के घर आते जाते रहने से क्या होता है? ज़िंदगी तो उसकी हॉस्टल में ही कटती रही ना। अंबिका की अपने घर में रहने की इच्छा बिल्कुल सही और नेचुरल है। मुझे भी लगता है कि अब उसे प्रॉपर ढंग से अपने घर में रहना चाहिए। बुआ ने प्रतिवाद किया था। हम लोगों के घर इसके लिए क्या अपनों के घर नहीं थे मिसेस सहगल? आंटी ने सीधी निगाह से देखा था। अपनों के घर थे उमा, पर अपने घर नहीं थे, कतई भी नहीं। बुआ का चेहरा उतर गया था, किंतु उन्होंने उस बात पर आगे कोई बहस नहीं की थी। वे वैसे भी आंटी के साथ विवाद में नहीं पड़ती थीं। यश ने कुछ परिहास किया था। आंटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी और फिर वे गंभीर हो गई थीं। नहीं यश, मजाक की कोई बात नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से अंबिका की तकलीफ़ समझ सकती हूँ, उसकी अपने घर में रहने की इच्छा भी। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि वही नेचुरल और सही है। आई एम हैप्पी कि उसने वहाँ जाकर रहने की बात सोची। अब इतने साल बाद फिर से वो घर आबाद होगा। आंटी के चेहरे पर उदासी गिरने लगी थी। सुदेश की जब डेथ हुई थी तब लगभग इतनी ही उम्र थी वीना की। मैके ससुराल कहीं नहीं गई थी। वो अपनी बच्ची को लेकर उसी घर में रहती रही थी। हम सब ने यही राय दी थी उसे, अपने घर में अपनी तरह से रहो। कहीं भी किसी के पास भी जाकर रहोगी तो गिरी पड़ी सी ज़िंदगी हो जाएगी। घर के एक कमरे और उसकी एक अलमारी में सिमटी हुई। अपने घर में चाहे जैसे भी रहोगी, वो अपनी तरह से जीना होगा। आंटी ने सांस भरी थी। जितने साल भी जिंदा रही, सम्मान से रही। सुदेश की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता था, पर बाकी अच्छी तरह रही वो, अपने घर में अपनी तरह से। मुझे लगा था बुआ को आंटी की बात अच्छी नहीं लग रही है। बुआ के चेहरे पर क्रोध, खीज, खिसियाहट सब एक साथ है। आंटी ने बुआ को समझाने की कोशिश की थी। वीना तो छोटी सी बच्ची के साथ अकेली ही रही थी। अब तो ऊपर किराएदार भी रहेंगे। परिवार वाले जाने बूझे भले लोग हैं वो लोग। फिर भी माँ, यश ने शंका जताई थी। नहीं यश, अब कोई किंतु परंतु नहीं। रही सेफ्टी की बात, उसका कुछ इंतजाम किया जाएगा। फिर एक बार घर का हिसाब देख लें, नहीं सही लगेगा तो हॉस्टल का ऑप्शन तो कभी भी लिया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि बुआ इस निर्णय से सहमत नहीं है। उन्होंने हल्का फुल्का विरोध भी किया था, पर आंटी के सामने वो हमेशा ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। उनकी बात वे 2 टूक ढंग से नहीं काट पाती। मेरे मन पर से बोझा हटने लगा था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आंटी मेरी बात को इतनी आसानी से समझ लेंगी और उसे मान भी लेंगी। मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक बार आंटी के राज़ी हो जाने पर बुआ कोई गंभीर रुकावट नहीं डाल सकेंगी। पर मुझे इस समय बुआ के साथ घर जाने की सोच कर डर सा लग रहा है।
मैं जानती हूँ कि वे क्षुब्ध हैं और शायद देर तक वे सहज नहीं हो पाएंगी। मैं बुआ की इस समय की मनःस्थिति अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मुझे लगा था शायद इस स्थिति में उनका आहत महसूस करना स्वाभाविक भी है। उनके घर की बेटी और निर्णय लेने का अधिकार किसी और के पास है, और वो भी ऐसा निर्णय जिससे बुआ एकदम भी सहमत नहीं है। पर मैं स्वयं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। कार के आंटी के गेट से बाहर निकलते ही बुआ बड़बड़ाई थी। मिसेस सहगल तो ऐसे कह रही हैं जैसे उनके अलावा भाभी और तुम्हारे लिए कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। जैसे सास ससुर के साथ रहती भाभी तो उनकी ज़िंदगी घर के एक कमरे में बंद कर दी जाती। वे कुछ देर को चुप हो गई थीं और तेज़ी से दौड़ती कार के शीशे से बाहर देखती रही थीं। वे जैसे अपने आप से बात कर रही थीं। एक कमरे में क्यों, मिसेस सहगल के हिसाब से तो घर की एक अलमारी में सिमट जाती जिंदगी। बुआ ने मुड़कर मेरी तरफ देखा था और वे होंठ टेढ़ा करके मुस्कुराई थी। भाई, जब भाभी ने किसी के साथ रहना चाहा ही नहीं तो कोई भला उनके लिए कर ही क्या सकता था। अम्मा पिताजी ने तो बहुत करना चाहा था कि भाभी तुम्हें लेकर उनके पास हरदोई आ जाए, पर नहीं, भाभी ने उनकी सुनी ही कब। उन्हें पढ़ाई करनी थी, नौकरी करनी थी, तो मैं लॉरेटो में पढ़ाना था। अब भाई वो लोग ना लॉरेटो को यहाँ से उठाकर ले जा सकते थे, ना CDRI को। अम्मा को ना भाभी का अकेले रहना पसंद था, ना नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ना। बुआ कुछ क्षण के लिए चुप हो गई थी और उस मौन के बीच ही अचानक एक झटके से उन्होंने अपनी बात को पूरा कर दिया था। न उस अकेले घर में जाने अनजाने लोगों का आना जाना ही पसंद था उन्हें। मैं एकदम स्तब्ध रह गई थी। 12 साल पहले चली गई माँ पर क्या बुआ कोई आरोप लगा रही हैं? वो भी किस तरह का आरोप? मैंने बुआ की तरफ देखा था। वे फिर से खिड़की के बाहर देख रही हैं। मेरे मन में बहुत कुछ घूम रहा था, बहुत सा क्रोध, बहुत सा अपमान, बहुत सारा अकेलापन। पर मैं चुप रही थी। वैसे भी मैं क्या कहती। बहुत देर के लिए हम दोनों ही चुप हो गए थे। गाड़ी PMG ऑफिस के आगे से निकलती हुई हलवासिया के सिग्नल पर खड़ी हो गई थी। मैंने पहले सोचा था कि लौटते समय बुआ से हजरतगंज रुकने के लिए कहूँगी, पर मैं चुप रही थी। कुछ बात करने का मन ही नहीं किया था। हजरतगंज का मुख्य चौराहा पार करके गाड़ी आगे बढ़ी थी। बुआ ने मेरी तरफ देखा था। अंबिका, आइसक्रीम खाओगी बेटा? नहीं बुआ, मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। लगा था आंसू गले में अटक गए हों। खा लो। बुआ ने मेरी तरफ देखा था। उनकी आवाज़ अतिरिक्त रूप से कोमल थी और उन्होंने ड्राइवर से रोवर्स के किनारे गाड़ी रोकने के लिए कहा था। इस समय मेरा आइसक्रीम खाने का मन सच में नहीं है। एक तो आंटी के घर इतना खा लिया है कि पेट एकदम भरा है। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। भिखारी बच्चे कार का शीशा थपथपा कर भीख मांगते रहते हैं। खाते समय लगता है जैसे अपराध कर रहे हैं। यश इन बच्चों को कभी भीख नहीं देने देते हैं। कहते हैं तुम जैसे लोगों के कारण ही तो भीख पूरे प्रोफेशन की तरह पनप रही है। इसीलिए तो बच्चे किडनैप होते हैं, क्योंकि हम इन्हें पैसा देते हैं। अभी भूखे मरने लगे हैं भिखारी, तो कोई बच्चा किडनैप नहीं होगा। जब से यश ने भिक्षा का गणित मुझे समझाया है, तब से मैं कभी भी भीख नहीं देती। पर किसी भी भिखारी बच्चे को देखकर देर तक बेचैन हो जाती हूँ। कारण चाहे कुछ भी हो, पर उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना। फिर वो बेचारा तो भूखा नंगा ही है। अब तो हर भिखारी बच्चा मुझे चुराया हुआ और सताया हुआ भी लगने लगा है। तब केवल उस बच्चे का दुख ही नहीं, उसके अनदेखे परिवार का दुख भी सीने में देर तक चुभता रहता है। एक दिन इसी तरह मैं और यश कार में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। कार के बाहर से 2 छोटे छोटे बच्चे भीख के लिए हाथ फैलाने लगे थे। मैं बेचैन होने लगी थी। यश, मुझसे नहीं खाया जाएगा। चलो, इन्हें पैसा नहीं देना चाहिए सही, पर इन दोनों को हम आइसक्रीम तो खिला सकते हैं ना। यश ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था। उनके चेहरे पर इंकार था। कुछ क्षण तक यश मेरी तरफ उलझन से भरे देखते रहे थे, फिर हंस दिए थे। ठीक है, खिला देते हैं। उन्होंने पार्लर से लड़के को बुलाकर 2 कप उन बच्चों को देने के लिए कहा था। एक क्षण तक वो लड़का भौचक सा हम दोनों की तरफ देखता रहा था, फिर अंदर जाकर आइसक्रीम ले आया था। जैसे ही उसने वे कप उन दोनों बच्चों को पकड़ाए थे, वैसे ही न जाने कहाँ से टिड्डी दल की तरह अनेक भिखारी बच्चों ने कार घेर ली थी। आसपास खड़े लोग ही नहीं, सड़क चलते लोग भी हमारी कार की तरफ देखने लगे थे, जैसे इधर कोई नाटक चल रहा हो। अरे, मेरे मुंह से निकला था। मैं एकदम से हड़बड़ा गई थी। मैं तो पहले से जानता था कि ऐसा होगा। यश हंसे थे। जानते थे तो कहा क्यों नहीं था? मैं खिसियाने लगी थी। बच्चे कार के बाहर अभी भी शोर कर रहे हैं।
तुम समझती थी कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ। यश हंसे थे। फिर अपनी बड़ी बड़ी दोनों आंखें बाहर निकाल कर मुझे डांटती कि तुम में तो कोई दया नहीं है। भाई तुम्हारी आंखों से डर लगता है हमें। बेकार बात, मैं झुंझलाई थी। अब क्या करें यश, इस भीड़ को हटाओ ना किसी तरह, कितना तो फनी लग रहा है। यश ने पार्लर वाले उसी लड़के को इशारे से बुलाया था। चुपचाप गिनो कितने बच्चे हैं। वो चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखने लगा था। 13। थोड़ी देर बाद वो बोला था। यश ने जेब से पर्स निकाला था, हिसाब लगाया था और कुछ नोट उसे पकड़ाए थे। ये 15 कप के पैसे हैं, इन लोगों को खिला देना, एक तुम भी खा लेना। यश के स्वर में आदेश था। खिला जरूर देना। अब इन बच्चों को अपने साथ ले जाओ और इन्हें सामने से हटाओ। और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कुछ और खाओगी? बुआ पूछ रही हैं, उनके स्वर में प्यार है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। नहीं बुआ। उस दिन की याद में मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर शायद अभी भी है। बुआ ने उलझन भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। मैं चुप रही थी और दूसरी तरफ देखने लगी थी। वैसे भी मैं उन्हें क्या बताती। घर पहुंचकर हम लोग लाउंज में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे। कुछ देर में बुआ ने उठकर रेडियो खोल दिया था। उस पर मुकेश का कोई दर्द भरा गाना आ रहा है। मेरा मन उदास होने लगा था। बुआ अपनी तेज़ आवाज़ में कभी श्रेया से और कभी दीना से बात कर रही हैं। मन किया था अंदर चली जाऊं और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाऊं, पर एक आलस्य में घिरी हुई मैं वैसे ही बैठी रही थी। काफ़ी समय ऐसे ही निकल गया था। दीना खाने की मेज़ लगाने लगे थे। बुआ मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने कहा था। अरे क्यों, क्या बात हुई? नहीं बुआ, भूख नहीं है। जितनी भूख हो उतना खा लेना। बुआ ने दीना की तरफ देखा था। ऐसा करो दीना, 1 घंटे बाद लगाना खाना, तब तक थोड़ी भूख लगाएगी। बुआ ने दुलार से मेरी तरफ देखा था। रात में भूखे नहीं सोते। आज हम बेसनी बनाए हैं, आपको पसंद है? दीना ने मनुहार की थी। थोड़ी खा लीजिएगा। मैंने डर कर बुआ की तरफ देखा था। बुआ हंसने लगी थी। हाँ दीना, तुम सबकी प्लेट लगाओ, सब खाएंगे। बुआ वैसे ही हंसती रही थी और उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा था। दीना हमारी अंबिका का बहुत ख्याल रखते हैं, कोई पिछले जन्म का रिश्ता है इनका तुमसे। दीना संकोच में बंधा सा मुस्कुराए थे। ना ही मेम साहब, पिछले जन्म का काहे को, हमारा तो इसी जन्म का रिश्ता है दीदी से। फिर जैसे उसने भूल सुधार किया हो, अंबिका दीदी से और आप सबसे। बुआ फिर हंसी थी। मुझे लगा था कि दीना काफ़ी समझदार हो गए हैं, पूरी तरह से दुनियादार। बुआ ने मेरी तरफ देखा था। तब तक तुम जाकर कपड़े बदल लो, नहाना हो तो नहा लो, अभी खाना लगने में तो देर है। कुछ क्षण और मैं उसी आलस में बंधी सी बैठी रही थी, फिर उठकर खड़ी हो गई थी। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 3 में।